मैं पवन कुमार आपका जैक्सन एजुकेशन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम कवर करेंगे बीपीएससी एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपना देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नान्यदेव। इसको हम चैप्टर वाइज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नान्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरि सिंह। हरि सिंह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। देखिए ये क्वेश्चन देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा था। 53वां, 55वां, 47वां, 42वां बीपीएससी में पूछा गया। ये महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुंड ग्राम में। इसके बारे में भी पूरा डिफिनेशन से बताएंगे हम, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जैक्सन एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये देखिए ये भी मतलब 4 से 5 एग्जाम में आपका पूछा गया बीपीएससी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? बौद्ध संबंधी जितने भी हैं वो भी हम आपको बता देंगे। तो इसका देख लीजिए, 7 का हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्थ पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? 9 का हो जाएगा डी, लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र का संस्थापक है, सभी जान रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा उदयन। ऑप्शन ए हो जाएगा उदयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो हो जाएगा 14 का सी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ऑप्शन बी, घनानंद हो जाएगा इसका अंदर आंसर। 44वां बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो सभी जान रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है था, क्या चीज़ का बना था? ईंटों का बना था, पत्थर का बना था, मिट्टी का बना था या लकड़ी का बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? 19 का हो जाएगा ए, आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्राभु स्तंभ, भाभ्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी, लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बने, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, यहाँ पे ही बन गया, तो मतलब किस नगर में किया गया था ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह में। ठीक है, तो चलिए आप इसको डिफिनेशन से पढ़ते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, वैदिक युग के बारे में जान लेते हैं। इस काल में अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इस विधेय के जनक को सम्राट बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विधेय माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राजगुण सदा नीरा के रूप में वर्तमान गंडक नदी की भी चर्चा है। नैतिक विधेय के राजा जनक दरबार में ही शपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य तथा उनकी पत्नी मैत्री रहते थे। चलिए ये आ गया इंपॉर्टेंट, आप इसके बारे में समझ लेते हैं। हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान शुरू हुआ था। इस वंश का 1378 ईस्वी में पूर्ण रूप से पतन हो गया था। जैन धर्म के महावीर के बारे में जान लेते हैं, इससे क्वेश्चन आता रहता है। इस धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जबकि माता का नाम तिरसला था। 42 वर्ष की आयु में रेणुपालिका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। 72 वर्ष की अवस्था में राजगृह के समीप यानी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इम्पोर्टेंट है, इसको रट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में क्या क्या पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा जबकि पुत्र का नाम राहुल था। इनको 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी यानी फल्गु तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। बौद्ध गया में लगा हुआ बौद्धि वृक्ष अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है। उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध का मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। घनानंद सिकंदर का महान समकालीन था। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का राजमहल लकड़ी का बना हुआ था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविक संप्रदाय के लोगों ने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। भ्राभु अभिलेख में अशोक के मगध का सम्राट बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य को याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित की गई थी। इसको मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़। चलिए, बिहार के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग लगभग 12वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक की घटनाओं को शामिल करते हैं। इसका आरंभ बिहार में तुर्कों के आगमन से होता है जबकि अंत यूरोपियन के आगमन से। ठीक है, सल्तनत काल में बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बिहार को जीतने वाला प्रथम विजेता मुस्लिम जो है वो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसने 12वीं सदी के अंत तथा 13वीं सदी के प्रारंभ के मध्य बिहार पर आक्रमण किया था।
इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने औदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। इसने स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती मतलब लक्ष्मण बट्टी को बनाया था। बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह सिंह देव तथा जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने कर दी थी। ये याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मर्दान के द्वारा कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियों में हिसामुद्दीन इवाज को हराया। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक अलाउद्दीन जानी ने इल्तुतमिश को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। 1229-1230 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित किया गया। 1229 से 30 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित किया गया। उल्लेखनीय है कि मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती यानी बंगाल को एक कर दिया। सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां के इल्तुतमिश के द्वारा बिहार के सूबेदार बने। गया प्रसिद्धि मतलब गया के वनराज नामक राजा की प्रसिद्धि के अनुसार गया बलवन के राज्य में शामिल था। नहीं, ये 1257 में दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शक मोहम्मद इस्माइल को पराजित कर दिया। हालांकि इस्माइल के दूसरे आक्रमण में हार के बाद शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से समझौता कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल के अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह को हराया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार यानी प्रांतपति कौन था? मुजुद्दुल मुल्क था। ये याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजगृह मतलब राजगीर के जैन मंदिरों को दान दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? वो बिहार शरीफ थी। इस समय प्रमुख प्रशासक मलिक इब्राहिम को माना जाता है, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। 1349 में ख्वाजा जहां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जिसे कि सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं शेरशाह के बारे में। शेरशाह यह तत्कालीन सासाराम के जागीरदार हसन खां का सुरपुत्र था। 1530 ईस्वी में शेरशाह ने सरजगढ़ा के युद्ध में बंगाल की सेना को हराया। 26 जून 1539 ने इसने चौसा यानी बक्सर के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया। तारीख़ ताऊदी जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की है, याद रखिएगा, तारीख़ ताऊदी जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की है, के अनुसार शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ ही यहाँ दुर्ग का भी निर्माण करवाया। नेक्स्ट पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। इसके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। आधुनिक बिहार में यूरोपीय का जो व्यापारी आगमन है उसके बारे में। पहले कैसे आया? पुर्तगाली आया, डच आया, फ्रांसीसी आया, डेनिश आया, फिर अंग्रेज ईस्ट कंपनी आया। ठीक है, इस तरह से पहला देखिए बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन हुआ था। सर्वप्रथम बिहार में पुर्तगाली व्यापारी आए जो बंगाल के हुगली में स्थापित व्यापारिक केंद्र से नाव के माध्यम से पटना आया जाया करते थे। पुर्तगालियों के द्वारा निर्यातित वस्तुओं को मुख्यतः चीनी, मिट्टी के बर्तन तथा विभिन्न प्रकार के मसाले थे, जबकि आयातित वस्तुओं के मुख्य रूप से सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र होते थे। बिहार में डच व्यापारियों का आगमन, उसके बाद डच व्यापारियों का आगमन हुआ। डचों ने सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। डचों के अधिकांश रुझान सोने के व्यापार की तरफ था। इसके अलावा चीनी, अफीम एवं सूती वस्त्र के व्यापार में भी इनकी काफ़ी अभिरुचि थी। सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा व्यापार करने हेतु डच प्रधान नाथियस वेगेडेन बरुक ने मुगल सम्राट औरंगजेब को 1662 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया।
उसके बाद पढ़ते हैं बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व 1734 ईस्वी में माल गोदाम की स्थापना से मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार में सौदा प्राप्त करके अपने व्यापार को उन्नत रूप में स्थापित करना था। फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जी आला बंगाल को छोड़कर 2 मई 1757 को बिहार के भागलपुर तथा 3 जून 1757 ईस्वी को पटना पहुंचा। इसके बाद पढ़ते हैं बिहार में डेनिस व्यापारियों का आगमन के बारे में। सर्वप्रथम बिहार के पटना में डेनिस फैक्ट्री की स्थापना 1774 से 75 ईस्वी में हुए। यह मुख्यतः सौदे का व्यापार करते थे। बाद में ब्रिटिश कंपनी ने मतभेद होने के पश्चात इनके व्यापारिक फैक्ट्री एवं स्थल जब्त हो गए। उसके बाद है बिहार में अंग्रेजी ईस्ट कंपनी का आगमन के बारे में। पहली बार पटना में अंग्रेजी ईस्ट कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 ईस्वी में जॉब चार्नोक को नियुक्त किया गया, जो 1680 से 81 तक इस पद पर रहा। 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थायी माल गोदाम स्थापित हुआ। प्लासी का युद्ध मतलब 23 जून 1757, याद रखना प्लासी का युद्ध 1757 एवं बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। में अंग्रेजों के विजित होने के पश्चात बिहार पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इस संधि के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इस संधि में मुख्य रूप से पराजित पक्ष का नेतृत्व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया, जबकि विजित पक्ष का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान लॉर्ड क्लाइव ने किया। जो विजेता था वो लॉर्ड क्लाइव की तरफ से था, इधर शाह आलम द्वितीय था जो कि हार गया था। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का भौगोलिक स्थिति व उच्चतावच। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक भू आवासीय राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार देख लीजिए, 24 डिग्री 20' उत्तरी अक्षांश में ये है और इसे पूर्वी देशांश में ये माना जाता है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण का क्षेत्रफल देख सकते हैं 92,257 वर्ग किलोमीटर लगभग के शहरी क्षेत्र के इतना वर्ग किलोमीटर के यह भारत कुल क्षेत्रफल का 2.86 है। ये पूछा जाता है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86% है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई 483 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। और समुद्र तल से इसकी राज्य की ऊंचाई देखेंगे तो 173 फीट है, 173 फीट है। तथा यह गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की भूभागीय संरचना के अध्ययन हेतु विभिन्न युग में निर्मित चट्टानों का प्रयोग किया गया है। बिहार में पाए जाने वाली 4 प्रमुख संरचनात्मक समूहों में रखा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। धारवाड़ चट्टानें, नेक्स्ट टड़ीयसड़ी चट्टानें, विंध्ययन समूह की चट्टानें, क्वाटरनरी चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत जानेंगे। प्री कैरेबियन युग में निर्मित ये चट्टानें बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग मतलब मुंगेर के स्थित खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर आदि स्थानों पर पाई जाती है। सिलेट, क्वार्टजाइट आदि धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं। विंध्ययन समूह की चट्टानें के बारे में जानेंगे। इस समूह की चट्टानें सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास और कैमूर जिले में पाई जाती है। इस चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर तथा गंधक निर्माण के लिए पायराइट मिलता है। बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलामाइट, चूना पत्थर आदि इस समूह की चट्टानें हैं। इस समूह के चट्टानों का प्रयोग सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों तथा सारनाथ में सांची के बौद्ध स्तूपों में किया गया है। टड़ियसड़ी की चट्टानें
टर्शियरी युग की चट्टानें पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग रामनगर, दून तथा सोमेश्वरी श्रेणी में पाई जाती है। नेक्स्ट, बिहार के जलवायु और मृदा के बारे में जानेंगे। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। इसके पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु मिलती है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग CWG तथा दक्षिणी भाग AW जलवायु के अंतर्गत आता है। बिहार की जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं: हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी तथा इसकी निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता। बिहार में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के मध्य तक रहती है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इसमें तापमान में बढ़ोतरी होती है। यहाँ मई का महीना सर्वाधिक गर्म होता है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है। इस वर्षा को नॉर्वे वेस्टर कहा जाता है। नॉर्वे वेस्टर कहा जाता है, ये याद रखिएगा। बिहार का सबसे गर्म स्थान गया जिले में है। वर्षा ऋतु मध्य जून से अक्टूबर तक रहता है। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून से ही होता है। यहाँ जुलाई एवं अगस्त में अत्यधिक वर्षा होती है। बिहार में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ये याद रखना है, बिहार में वर्षा जो है मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। यहाँ की औसत वर्षा वार्षिक वर्षा का 125 सेंटीमीटर है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में, जबकि सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिमी स्थित त्रिकोण भूखंड पर होती है। इस राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का काल मध्य अक्टूबर से नवंबर तक होता है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहता है। इस ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय तूफानों से झंझावातीय वर्षा होती है। यह रबी फसल के लिए लाभदायक माना जाता है। बिहार में शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है। इस समय औसत न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अफवाह तंत्र एवं सिंचाई के बारे में। ठीक है, चलिए। नदियां, बिहार में प्रवाहित होने वाले प्रमुख नदियां हैं। गंगा के बारे में जानते हैं पहले। मूल रूप से यह नदी भागीरथी के नाम से गंगोत्री उत्तराखंड हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है, में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में इस नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। हालांकि भारत में कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी पश्चिम से पूरब के क्रम में मुख्यतः बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार जिले को प्रभावित होती है। यह नदी चौसा बक्सर के पास बिहार में प्रवेश करती है तथा कटिहार बिहार एवं साहेबगंज झारखंड के बीच सीमा बनाते हुए पश्चिमी बंगाल में प्रवेश कर जाती है। बिहार में इसमें बाईं और उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियों में घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला तथा महानंदा प्रमुख हैं। इसमें दाईं और दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों में सोन, कर्मनाशा, पुनपुन तथा क्यूल प्रमुख हैं। घाघरा जिसे सरयू नदी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित मापचोचुंग हिमनद ग्लेशियर से होता है। बिहार में इस नदी की लंबाई 83 किलोमीटर है। यह दरौली सिवान जिला के नज़दीक बिहार में प्रवेश करती है तथा रिविलगंज सारण जिला के पास गंगा में मिल जाती है। इस नदी को सरयू तथा कर्णवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को सरयू तथा कर्ण नाली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सोन नदी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सोन, यह गंगा में दाहिनी और दक्षिण दिशा में मिलने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। यह रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई जहां कुल 202 किलोमीटर है, वहीं इसकी संपूर्ण लंबाई
84 किलोमीटर है। गोपद, कन्हर, उत्तर कोयल तथा रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी पर दक्षिण पश्चिमी बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना निर्मित है। किस पे? सोन नदी पे। कोसी नदी के बारे में जानते हैं। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इस नदी में प्रतिवर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तथा पूर्णिया जिलों में प्रवाहित होने के बाद गंगा नदी में मिल जाती है।